Hello, babies and babas. Hello, boys and girls. Hello, my dear students. My name is प्रोफेसर नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे. आई होप आप सब स्वस्थ हैं और बहुत बहुत मस्त हैं. माय डियर फ्रेंड्स, आज अभी इसी वक्त वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर SY दैट इज सेकेंड ईयर ऑफ BCom सब्जेक्ट बिजनेस लॉ पार्ट 1. Semester 3 subject business law part 1. My dear friends, let us all begin with our journey where we're going to learn lots of new things, we're going to understand lots of new concepts, and after the end of this particular year we're going to come out all smarter and brighter. हम बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत सारी नई चीज़ों को समझेंगे और हमारी एग्ज़ाम्स हम बहुत बहुत अच्छे से लिखेंगे. My dear friends, subject business law 1. पहले सब्जेक्ट का बाइफिकेशन देख लेते हैं. आपके सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर्स कौन से चैप्टर्स आते हैं वो समझ लेते हैं. बच्चों, आपका सब्जेक्ट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 5 मॉड्यूल्स. मॉड्यूल नंबर 1, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 1. मॉड्यूल नंबर 2, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 2. मॉड्यूल नंबर 3, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स. Module 4, Sale of Goods Act 1930 and Module 5, Negotiable Instruments Act Amendments 2015. My dear friends, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम सब्जेक्ट को समझ लेते हैं. बच्चों, बिजनेस लॉ, बिजनेस यानी व्यवसाय, व्यवसाय यानी व्यापार, बिजनेस. बच्चों, लॉ ध्यान से सुनिएगा. Law means rules and regulations. Again, law means rules and regulations that governs a society in order to control the members of the society. बच्चों, members of the society यानी आपके और हमारे जैसे लोग. आप और मैं, हमारे जैसे लोग बनते हैं और बनाते हैं सोसाइटी. लेकिन आप और हम, एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी आर डिफरेंट. हम सब अलग होते हैं, हमारे आइडियाज़ अलग होते हैं, हमारे ओपिनियंस अलग होते हैं, हमारे चीज़ें करने का तरीका अलग होता है, हमारी देखने की दृष्टि अलग होती है. हम सब अलग लोग होते हैं. सिंस वी आर ऑल डिफरेंट, सिंस हम सब अलग अलग हैं, देयर मे बी डिफरेंस इन ओपिनियन, देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स. झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंस इन ओपिनियन आ सकता है. और सब हम इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, हम मिस्टेक्स करते हैं, काफ़ी सारे लोग क्राइम कमिट करते हैं. बस इसी चीज़ का सल्यूशन ढूंढने के लिए, इसी चीज़ का सल्यूशन ढूंढने के लिए आता है लॉ. बच्चों, लॉ यानी कानून. जो सही को सही और गलत को गलत बताए वो होता है कानून. कानून बनाता कौन है माय डियर फ्रेंड्स? कानून बनाता है गवर्नमेंट. कानून बनाता कौन है बोले तो गवर्नमेंट. बच्चों, कानून, लॉ बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. उसके एक चीज़ समझ लेते उसके बाद. अपना नाम क्या है बच्चों? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नाम क्या है बच्चों? एक्ट. अभी एक्ट के बारे में समझ लेते हैं. बच्चों, एक्ट को समझने के लिए पहले एक चीज़ सुनिए. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करने के लिए उसमें डिवाइड किया जाता है, उसमें डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं सो दैट वो ठीक से फंक्शन करे, वो एफिशिएंटली इफेक्टिवली फंक्शन करे. वैसे ही गवर्नमेंट को इफेक्टिवली एफिशिएंटली फंक्शन करने के लिए 3 ब्रॉड डिविजन्स किए जाते हैं. द पहला डिवीजन, जो फर्स्ट डिवीजन माय डियर फ्रेंड्स इज लेजिस्लेटिव. आप बोलोगे मैडम लेजिस्लेटिव क्या होता है? अरे सुनिएगा, लेजिस्लेटिव यानी वो जो लॉज बनाते हैं. लेजिस्लेटिव मेक्स लॉज. सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव यानी वो जो लॉज जो बनाए गए थे वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं. देश में लॉज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं एग्जीक्यूटिव. एंड जुडिशियरी यानी वो जो लॉज को इंटरप्रेट करते हैं. अभी सुनिएगा, लेजिस्लेटिव यानी मेक लॉज, दे मेक लॉज एंड दे आर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. पर जो पार्लियामेंट होता है ना, अपर हाउस लोअर हाउस, बस वैसे ही. देन होता है एग्जीक्यूटिव यानी इम्प्लीमेंट्स लॉज, यानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो लॉज इम्प्लीमेंट करवाते, बेसिकली जो एडमिनिस्टर करते हैं कंट्री को.
बेसिकली जो एडमिनिस्टर करते हैं कंट्री को, द लास्ट वन जुडिशरी होता है जो इंटरप्रेट करता है लॉज, वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्पेशल कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स माय डियर फ्रेंड्स। बराबर। अभी एक एक्ट बनता कैसे है, एक्ट का बनने का प्रोसीजर सीखते हैं बच्चों। एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, एक ड्राफ्ट बनाया जाता है जो पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में पेश किया जाता है। जैसे ही ये ड्राफ्ट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्ट होता है ड्राफ्ट, जैसे ही ये ड्राफ्ट पेश किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, ये बन जाता है बिल। एग्जाम में आया तो आंसर देने को ये पॉइंट भूलना मत, आंसर में लिखना पड़ेगा ये पॉइंट। जैसे ही कोई भी एक्ट, कोई भी ड्राफ्ट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में, ये बन जाता है बिल। इसमें चर्चा होती है, इस पे चर्चा होती है, इस पे ओपिनियंस रखे जाते हैं, इस पे वोटिंग होती है, और अगर ये वोट में इसको असेंट मिल गया, यानी ये पास हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का असेंट चाहिए। और जैसे ये लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाता है, ये बिल था, हाँ, ये बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट का उस पे असेंट मिल गया, ये माय डियर फ्रेंड्स बन जाता है एक्ट। जो पहला एक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। थर्ड बहुत ही छोटा सा पार्ट है जो हम समझ लेते हैं, वो है सेक्शंस माय डियर फ्रेंड्स। क्या है सेक्शन? बच्चों कोई भी एक्ट बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप और हमारे जैसे लेमैन समझ नहीं पाते उसको। इसी कॉम्प्लिकेशन को इजी बनाने के लिए, इसी कॉम्प्लिकेशन को इजी बनाने के लिए एक्ट को डिवाइड किया जाता है। बच्चों एक्ट स्टोरी की जैसे नहीं लिखी जाती, एक्ट इज नॉट अ स्टोरी, इट हैज टू बी रिटर्न टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर। इसको डिवाइड करना पड़ता है, यही टॉपिक्स को, यही चैप्टर को नंबरिंग दी जाती है, 1 2 10 50। यही नंबर्स को माय डियर फ्रेंड्स हम कहते हैं सेक्शन, यही नंबर्स को माय डियर फ्रेंड्स हम कहते हैं सेक्शन। बच्चों लॉ सबसे बड़ा, एक्ट इज अ सबसेट ऑफ लॉ, एंड एक्ट को आसानी से समझने के लिए उसको डिवाइड किया जाता है सेक्शंस में। डरिएगा मत, जैसे जैसे हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे, जैसे जैसे हम अपना पोर्शन स्टार्ट करेंगे, आपको और अच्छे से समझेगा। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर सब्जेक्ट था माय डियर फ्रेंड्स। शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स अपना चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन 1 टाइटल, चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन 1 टाइटल। बच्चों टाइटल यानी चलो करते हैं ये एक्ट का नामकरण। जब ये एक्ट बनाया गया, इस एक्ट को नाम दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसकी कमेंसमेंट यानी इस एक्ट की शुरुआत हुई फ्रॉम 1st डे ऑफ सितंबर, यानी 1 सितंबर 1872। अब थोड़ा सा समझते एप्लीकेबिलिटी। ये एक्ट एक्चुअली मैडम अप्लाई होता कहाँ कहाँ है, समझ लेते हैं बच्चों। जब ये एक्ट बना ना, तो भी ऐसा था कि दिस एक्ट वाज एप्लीकेबल इन होल ऑफ इंडिया। This act was applicable in whole of India except for Jammu and Kashmir. सारे देश में लागू कर दिया गया ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन कहाँ नहीं लागू किया कर सके? जम्मू एंड कश्मीर। क्यों मैडम, ऐसा क्यों मैडम? अरे जम्मू एंड कश्मीर माय डियर फ्रेंड्स आर स्पेशल स्टेटस स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था अंडर आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो भी रूल्स इंडिया में एप्लीकेबल होते थे, उनको, उन रूल्स को जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल करवाने के लिए वहाँ की भी परमिशन लगती थी। इस पर्टिकुलर एक्ट में वहाँ की परमिशन हमें मिली नहीं, इसीलिए शुरुआत में दिस एक्ट वाज एप्लीकेबल इन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन हालात में आए बदलाव, चीज़ें बदली, फिर और एक एक्ट आया माय डियर फ्रेंड्स जिसको नाम दिया गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। और एक बार दोबारा सुनिए, और एक एक्ट बनाया गया जिसको नाम दिया गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस एक्ट के अंदर आर्टिकल 370, सुनिएगा, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A कंप्लीटली स्क्रैप कर दिया गया।
कंप्लीटली स्क्रैप कर दिया गया, यानी जो पावर जम्मू एंड कश्मीर को दी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो पावर जम्मू कश्मीर को दी गई थी स्पेशल स्टेट के लिए, वो पावर ले ली और ये एक्ट के अंदर ये आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A कंप्लीटली स्क्रैप कर दिया। तो अभी जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसे है कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, is applicable all over India including जम्मू एंड कश्मीर। कोई पूछेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होता है जम्मू कश्मीर, बोलने का हाँ, पहले नहीं था, आज है। क्यों है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की वजह से है। ऐसा उसने क्या किया? उसने स्क्रैप कर दिया किसको? आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सुनिएगा हिस्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री समझाती हूँ। पहले हमारे देश में होता था बार्टर सिस्टम। अब बोलोगे बार्टर सिस्टम यानी क्या? बच्चों, बार्टर यानी एक्सचेंज, बार्टर यानी एक्सचेंज। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। देयर इज मिस्टर ए एंड देयर इज मिस्टर बी। एक मिस्टर ए होते हैं, एक मिस्टर बी होते हैं। मिस्टर ए के पास है बहुत सारा राइस, चावल। मिस्टर बी के पास है बहुत सारा वीट यानी गेहूं। ए को चाहिए वीट, बी को चाहिए राइस। दोनों अपने अपने प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, बार्टर करते हैं। इसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं। समझिएगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। उस जमाने में एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, बेसिकली एक्सचेंज को बार्टर कहते थे। बट बच्चों, बार्टर सिस्टम की कुछ डिसएडवांटेजेस होती थी। ऑफ कोर्स कभी ना कहीं कोई ना कोई लोग कुछ किसी ना किसी चीज़ से रह ही जाते थे। ज़रूरी नहीं है ना आपको जो चीज़ चाहिए सामने वाले को भी वही चीज़ चाहिए आपके पास से, ज़रूरी तो नहीं है। व्हाट इफ मिस्टर ए के पास राइस होता ही नहीं बी को देने के लिए? व्हाट इफ मिस्टर बी के पास वीट होता ही नहीं ए को देने के लिए? बस यहीं पे प्रॉब्लम था, यही डिसएडवांटेज था बार्टर सिस्टम का। फिर हमारे देश में आए मुगल्स एंड सुल्तान्स। फिर माय डियर फ्रेंड्स, हमारे देश में आए मुगल्स एंड सुल्तान्स। वो आए और उन्होंने व्यापार में यही चीज़ की तकलीफ देखी। दे नोटिस दीज डिसएडवांटेजेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड दे इन्वेंटेड कॉइन्स। वो लोग ने बनाया कॉइन्स। कॉइन्स यानी सिक्के। बोला कि अभी से बिजनेस करोगे ना, अभी से व्यापार करोगे ना, तो वो कॉइन्स के जरिए करना। आज जैसे हमारे पास करेंसी है, आज जैसे हमारे पास नोट्स है, कॉइन्स है, वैसे उस जमाने में कॉइन्स होते थे। ये एरा हुआ ख़त्म। देन आते हैं पिक्चर में ब्रिटिशर्स। अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, देन आते हैं पिक्चर में ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स का इंडिया में आने का मेजर रीज़न था बिजनेस। द मेन एंड द मेजर पर्पस ऑफ ब्रिटिशर्स कमिंग टू इंडिया वॉज बिजनेस। जैसे ही वो व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए इंडिया में आते हैं, वो देखते हैं कि कोई कानून नहीं है। किस चीज़ का? कोई कानून नहीं है जो बिजनेस को गाइड कर सके, जो बिजनेस में सही क्या हो सकता है और जो बिजनेस में गलत क्या हो सकता है, ये जज करने के लिए कोई कानून नहीं है। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने बनाया एक एक्ट। ब्रिटिशर्स ने, गोरों ने बनाया एक एक्ट। वो एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और वो एक्ट, द एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश इंडिया। गौर फरमाइए, द एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश इंडिया। एक्ट इंडिया में ही पास हुआ था, एक्ट बनाया इंडिया में ही, लेकिन कभी बनाया जब भी ब्रिटिश का राज हम पे था। इसीलिए कहते हैं ये एक्ट बहुत ही पुराना, सबसे पुराना एक्ट में से एक है बच्चों। इसीलिए ये एक्ट बनाया गया, वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश इंडिया एंड वॉज बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ। वापस ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लॉ बच्चों। ब्रिटिश यानी बाहर के लोग, ब्रिटेन, यूके, वहाँ के लोग। वहाँ भी ये एक्ट था। जो वहाँ से आए वो वहाँ से सीख के आए, उनको वो एक्ट वहाँ से सिखाया गया था। वो आए, उन्होंने यहाँ पे एप्लीकेबल किया। इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है, क्योंकि जो बनाने वाले लोग थे वही वहीं के थे ना बच्चों।
लेकिन अभी एक्ट को कम्प्लीटली गवर्न करती है हमारी गवर्नमेंट, इसीलिए एक्ट का नाम क्या दिया गया माय डियर फ्रेंड्स, अभी इंडियन क्या, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बराबर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है उसमें एक प्रॉब्लम था, ये एक्ट में एक तकलीफ हो रही थी बच्चों। एक्ट बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा था, बहुत ही डिटेल्ड था, पढ़ने वाले को समझ नहीं आ रहा था, इस एक्ट की फंक्शनिंग समझ में नहीं आ रही थी। इसी चीज को इजी बनाने के लिए, सुनिएगा, इसी चीज को इजी बनाने के लिए एक्ट को कर दिया बाइफकेट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कर दिया बाइफकेट। बाइफकेट किस चीज में किया मैडम, बाइफकेट सेक्शंस में किया। ध्यान दीजिए, द फर्स्ट बाइफकेशन माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 75, सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 75, ये आता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम बोलेंगे पार्ट 1, जिसे हम कहेंगे पार्ट 1। सेकेंड पार्ट है सेक्शन 76 टू सेक्शन 123, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स। अगेन, कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, ये हो जाएगा हमारा पार्ट 2। पार्ट 3 होता है सेक्शन 124 टू सेक्शन 238, ये आता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, इसे हम कहेंगे पार्ट 3। एंड द लास्ट बाइफिकेशन माय डियर फ्रेंड्स इज सेक्शन 239 टू सेक्शन 266, जो होता है कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, इसे हम कहेंगे पार्ट 4। हमारे ये सब्जेक्ट में, बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में, हम ये तीन चीजें पढ़ेंगे, और ये लास्ट बाइफिकेशन जो है, जो पार्टनरशिप के बारे में कॉन्ट्रैक्ट्स बताता है, ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं। बेसिकली ये सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। इसे सेकेंड पार्ट को गवर्नमेंट ने ऑल टुगेदर दूसरे अलग चैप्टर, अलग एक्ट बना दिया, जिसको नाम दिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 माय डियर फ्रेंड्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जैसे ही हमारा सेक्शन नंबर 1 टाइटल के बारे में बात कर रहा था माय डियर फ्रेंड्स, वैसे ही सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस के बारे में बताता है। डेफिनेशन समझने से पहले चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक होते हैं मजनू भाई माय डियर फ्रेंड्स, एक होते हैं मजनू भाई, एक होते हैं उदय भाई। उदय भाई अपने अंटर पंटर लोगों को लेके सैर पे निकलते हैं, अपने असिस्टेंट्स को लेके सैर पे निकलते हैं अपनी सुंदर सी खूबसूरत सी गाड़ी में। जैसे ही वो सैर पे निकलते हैं, सामने खड़ा है मजनू भाई। वो खड़ा मजनू भाई अपने चश्मे में से वो गाड़ी को देखे जा रहा है। उसको लग रहा है दूर से आई हुई सुंदर सी गाड़ी है, कितनी सुंदर ये गाड़ी है, कितनी विंटेज कार है, कितना सुंदर सा इसका कलर है। उदय भाई का ध्यान जाता है मजनू भाई पे कि कोई मेरी गाड़ी के सामने काफ़ी टाइम से देख रहा है। उदय भाई अपनी गाड़ी साइड पे लगाते हैं और मजनू भाई की तरफ चलते हुए जाते हैं। मजनू भाई को पूछते हैं क्या हो गया, गाड़ी बहुत अच्छी लगी। मजनू भाई बोलता है आपकी गाड़ी बहुत सुंदर है, ऐसी गाड़ी मैंने कभी देखी नहीं है, ये विंटेज कार बहुत सुंदर है। उदय भाई उसको पूछते हैं, उदय भाई किससे पूछते हैं, मजनू भाई को, क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हो। अटेंशन माय डियर फ्रेंड्स, उदय भाई मजनू भाई से पूछते हैं क्या आप मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हो। इस सिचुएशन में उदय भाई हो जाते हैं अपने ऑफरर, मजनू भाई हो जाते हैं ऑफरी। उदय भाई ने जो उनको पूछा क्या तुम्हें ये गाड़ी खरीदनी है, वो उन्होंने उनको ऑफर दिया, ऑफर यानी प्रपोजल माय डियर फ्रेंड्स, ऑफर यानी प्रपोजल। उदय भाई हो जाते ऑफरर, मजनू भाई हो जाते हैं ऑफरी। जैसे ही एक सवाल उन्होंने पूछा कि क्या तुम खरीदना चाहते हो, मजनू भाई बोलता है हाँ, तुम्हारी इतनी सुंदर सी गाड़ी मैं खरीदना चाहता हूँ। उसने कर दिया ऑफर को एक्सेप्ट, यानी ऑफर को कर दी उन्होंने हाँ। जैसे ही ऑफर या प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया माय डियर फ्रेंड्स, वो बन जाता है प्रॉमिस। वो क्या बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉमिस। प्रॉमिस जैसे ही वो बन जाता है तो जो पार्टी ऑफरर थी
वो पार्टी प्रॉमिसर बन जाती है। जो पार्टी ऑफरी थी वो पार्टी प्रॉमिसी बन जाती है। अपने केस में उदय भाई बन गए प्रॉमिसर एंड मजनू भाई बन गए प्रॉमिसी। एक्सेप्ट हुआ, ऑफर दिया, एक्सेप्ट हुआ, प्रॉमिस आया। उदय भाई बोलता है तुझे मैं अपनी गाड़ी तो बेच दूं, तुझे मैं अपनी गाड़ी तो बेच दूं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? वो बोलते हैं कंसिडरेशन, वैल्यू फॉर समथिंग माय डियर फ्रेंड्स। कंसिडरेशन यानी वैल्यू फॉर समथिंग, वैल्यू या प्राइस फॉर समथिंग। इस केस में मजनू भाई को उदय भाई पूछता है मुझे क्या मिलेगा, उसी जवाब में मजनू भाई बोलते हैं आई विल पे यू 10 लाख रुपीज। उदय भाई बोलता है ठीक है मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, उसके सामने मैं तुझे अपनी गाड़ी दे दूंगा। ये बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स अग्रीमेंट। ये क्या बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स? अग्रीमेंट। प्रोसेस सीखिए। सबसे पहला था ऑफर, सबसे पहला था ऑफर यानी प्रपोजल। सेकंड नंबर पे आया एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस यानी हाँ बोल दी, जिसको ऑफर दिया गया यानी ऑफरी ने हाँ कर दी, वो हो गया एक्सेप्ट। जैसे ही वो एक्सेप्ट हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स ये बन जाता है प्रॉमिस। ये क्या बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स? प्रॉमिस। जैसे ही प्रॉमिस बनी और उसमें आया कंसिडरेशन, जैसे ही प्रॉमिस बनी और उसमें आता है कंसिडरेशन यानी वैल्यू फॉर समथिंग, अपने एग्जाम्पल में देखें तो 10 लाख रुपए, वो बन जाता है अग्रीमेंट। वो क्या बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स? अग्रीमेंट। और जैसे ही ये अग्रीमेंट बन गया, जैसे ही ये अग्रीमेंट बन गया और अगर ये हो जाता है एनफोर्सिएबल बाय लॉ, अगर ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ यानी वैलिड, लीगल होता है और एनफोर्स करा सकते हैं, लागू करा सकते हैं लीगली, वो बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। वो बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स आपका कॉन्ट्रैक्ट। ये जस्ट एग्जाम्पल था। हमने डेफिनेशन समझने से पहले, एक्चुअल डेफिनेशन समझने से पहले हमने ये एग्जाम्पल समझा। शांति रखिए और अभी हम डेफिनेशन सीखेंगे। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, डेफिनेशन आता है सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। डेफिनेशन आता है सेक्शन 2 माय डियर फ्रेंड्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डेफिनेशन आता है सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहला डेफिनेशन यानी सेक्शन 2 क्लॉज ए। डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 2 क्लॉज ए जो कि है प्रपोजल, जो कि है प्रपोजल। इसको समझने के से पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर एक्सप्लेनेशन देंगे। when one person signifies to another person his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that order to such act or abstinence, he is said to make a proposal। आसान भाषा में शुरू करते हैं, आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। When one person, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा जाहिर करता है, जब एक व्यक्ति when one person signifies to another, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी इच्छा जाहिर करता है कुछ करने की या कुछ ना करने की। टू एब्सटेन मतलब कुछ ना करना, कोई चीज करने से रोकना, उसे एब्सटेन बोलते हैं। फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करने से रोकना या कुछ करना। विथ द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट। अपने एग्जाम्पल में देखने जाए तो जैसे उदय भाई, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति यानी मजनू भाई के सामने अपनी मर्जी, अपनी इच्छा रखते हैं कि क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे, क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे, ये आशा के साथ कि यार वो मेरी गाड़ी खरीदे और वो किसी और की गाड़ी ना खरीदे पर मेरी गाड़ी खरीदे। एक आशा रखते हैं एंड विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट, आशा रखते हैं, ये आशा रखते हैं कि वो हाँ कर दे, वो हाँ कर दे कुछ करने का या कुछ ना करने का, और इसे कहा जाता है
प्रपोजल माय डियर फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं प्रपोजल। When one person signifies to another his willingness to do something or abstain from doing something with the hope that the सामने वाला person, that the other person agrees to that contract, and that is known as proposal। अभी ये proposal ही है, contract तक अगर अभी हम पहुँचे नहीं है। The second definition is section 2 clause B is acceptance and promise। एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस। जैसे ही उदय भाई ने ऑफर रखा, उन्होंने कहा क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे, और जैसे ही मजनू भाई ने हाँ कर दी, जैसे ही मजनू भाई ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, ये बन गया प्रॉमिस। ये क्या बन गया माय डियर फ्रेंड्स? वादा कि हाँ मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदूंगा। पढ़ लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। व्हेन वन पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, अपने केस में मजनू भाई, व्हेन वन पर्सन टू हुम द ऑफर इज द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, यानी वो हाँ बोल देता है, वो अपनी असेंट दे देता है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। इसे कहते हैं प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। और जैसे ही एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वो बन जाता है प्रॉमिस माय डियर फ्रेंड्स। वो क्या बन जाता है बोले तो प्रॉमिस। आगे बढ़ते हुए देखते हैं सेक्शन 2 क्लॉज सी डेफिनेशन थर्ड, जिसको नाम दिया है प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। अपने केस में प्रोमिसर थे उदय भाई और प्रोमिसी थे मजनू भाई। पहला पढ़ लेते माय डियर फ्रेंड्स। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल कॉल्ड द प्रोमिसर। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर। जो व्यक्ति वादा कर रहा है, जो व्यक्ति प्रॉमिस कर रहा है, वो बन जाता है प्रोमिसर। अपने केस में वो है उदय भाई। अपने केस में वो कौन है? उदय भाई। और जो व्यक्ति के सामने उसने वादा रखा, द पर्सन एक्सेप्टिंग, जो व्यक्ति ने वादा एक्सेप्ट किया, प्रपोजल एक्सेप्ट किया, वो बन जाता है प्रॉमिसी। इस केस में अपने एग्जाम्पल में वो बन जाता है मजनू भाई। बराबर, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया माय डियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हुए The next one that we're going to start with is consideration। बच्चों section 2 clause D, बच्चों section 2 clause D यानी consideration। आप बोलोगे मैडम consideration का मतलब क्या है? बच्चों consideration यानी value और price for something। value या price फॉर समथिंग इज कंसिडरेशन। पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। पार्ट 1 ये है, इसको बाइफरकेट करके सीखते हैं। और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, such acts or abstinence or promises is known as consideration for the promise। अपने केस में consideration देखने जाए तो कैसे उदय भाई ने मजनू भाई को प्रॉमिस किया। किस चीज़ का प्रॉमिस किया? अपनी कार सेल करने का प्रॉमिस किया। उसी के सामने मजनू भाई ने उदय भाई को क्या प्रॉमिस किया? 10 लाख रुपए पे करने का। क्या प्रॉमिस किया बोले तो 10 लाख रुपए पे करने का। बस यही एग्जाम्पल में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे ये डील हो गया, मजनू भाई वही रास्ते पे चलते जा रहे हैं और उनको एक जगह पे मोटर ट्रेनिंग दिखती है। क्या दिखी माय डियर फ्रेंड्स? मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिखती है। अभी उसने गाड़ी खरीदी है, समझिए, अभी उसने गाड़ी खरीदी है तो उसको गाड़ी चलाना भी तो आना चाहिए। अभी ये अलग एग्जाम्पल है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। पहला पार्ट का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये एग्जाम्पल सिर्फ पहले पार्ट के लिए है माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं मोटर ट्रेनिंग में जाती हूँ, यानी अगर मजनू भाई मोटर ट्रेनिंग में गए
उनको गाड़ी सीखनी है, पर उनको फीस यानी कंसिडरेशन यानी पैसा उनको आज देना है। फीस यानी कंसिडरेशन उनको आज देना है। मोटर ट्रेनिंग वाले बोलते हैं तुम फीस आज भरो, तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। मोटर ट्रेनिंग वाले बोलते हैं तुम फीस आज भरो, तुम्हारी ट्रेनिंग कल शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब होता है पास्ट कंसिडरेशन। इसका क्या मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स? पास्ट कंसिडरेशन। क्या नाम है इसका? पास्ट कंसिडरेशन। यही एग्जाम्पल में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। मोटर ट्रेनिंग वाला बोलता है तुम अभी पैसा दो, हम तुम्हें गाड़ी आज ही सिखाएंगे। बच्चों ये एग्जाम्पल में लिंक्ड है, ये एग्जाम्पल अलग है। कंसिडरेशन सिखाने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ। मजनू भाई को वो गाड़ी मोटर ट्रेनिंग वाले बोलते हैं तुम पैसा आज दो, हम तुम्हें गाड़ी आज सिखाएंगे। मतलब और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, कुछ कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज पास्ट हो गया। ये था प्रेजेंट कंसिडरेशन। ये क्या था माय डियर फ्रेंड्स? प्रेजेंट कंसिडरेशन। और और एक चीज देखते हैं। मोटर ट्रेनिंग वाले बोलते हैं तू मेरा दोस्त है। मोटर ट्रेनिंग वाला बोलता है मजनू भाई को तुम हमारे दोस्त हो, तुम गाड़ी आज सीख लो, तुम गाड़ी चलाना आज सीख लो, पैसे और कभी देना, पैसे फ्यूचर में देना। ये हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स फ्यूचर कंसिडरेशन। ये क्या हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स? फ्यूचर कंसिडरेशन। बच्चों कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, कैन बी प्रेजेंट, कैन बी फ्यूचर। कंसिडरेशन एज इन वैल्यू फॉर समथिंग, प्राइस फॉर समथिंग। इसे क्विड प्रो क्यो भी बोल सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। समझ आ रहा है हमें? ठीक है, ये था मैडम, क्या था ये? कंसिडरेशन था। बच्चों ये क्या था बोले तो कंसिडरेशन था। बच्चों समझ आई? अभी आते हैं अग्रीमेंट पे। अभी आते हैं माय डियर फ्रेंड्स अग्रीमेंट पे। सेक्शन 2 क्लॉज ई। सेक्शन 2 क्लॉज ई बोले तो अग्रीमेंट। सुनिएगा, व्हेन एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदूंगा, मैं वादा करता हूं मैं तुझे गाड़ी बेचूंगा। When every promise and set of promises forming the consideration for each other। जब प्रॉमिस, बच्चों स्टार्टिंग से देखते हैं। पहले हमने ऑफर करी, जो प्रपोजल था, जो एक्सेप्ट हो गई, जैसे वो एक्सेप्ट हो गई वो बन जाता है प्रपोजल, बराबर। प्रॉमिस था वो हो जाता है प्रपोजल, बराबर। प्रपोजल दिया, एक्सेप्ट हो गया, प्रॉमिस बन गया। जैसे ही ये प्रॉमिस बन जाता है उसमें आता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट यानी दोनों ने हाँ बोली, दोनों ने हाँ करी, ये बन जाता है अग्रीमेंट। यानी एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस forming consideration for each other, forming the part of consideration for each other is nothing but an agreement। आसान भाषा में कहूँ तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, समझिएगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रपोजल। क्या बन गया ये? प्रपोजल प्लस कंसिडरेशन। प्रपोजल प्लस कंसिडरेशन क्या बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स? बन जाता है अग्रीमेंट। मैडम क्या बन जाता है? अग्रीमेंट। द नेक्स्ट वन इज सेक्शन 2 क्लॉज एफ, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। पहला पढ़ लेते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन, promises which form the consideration or part of the consideration for each other is known as reciprocal promises। अपने केस में उदय भाई और मजनू भाई, उदय भाई वादा करते हैं मैं तुम्हें गाड़ी बेचूंगा, उदय भाई वादा करते हैं मैं तुम्हें गाड़ी बेचूंगा। मजनू भाई वादा करते हैं मैं तुम्हें पैसे दूंगा। दोनों ने प्रॉमिस किया ना, एक दूसरे को दोनों पार्टीज ने प्रॉमिस किया ना, बस इसी को रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसी को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस, वादा पे वादा, वादे पे वादा, बराबर माय डियर फ्रेंड्स। बच्चों ये एक्चुअली ये जो डेफिनेशन के अभी के जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे ना बच्चों, वो बहुत ही वास्ट है, उसको डिटेल में हम समझेंगे फ्यूचर में, लेकिन एज ऑफ नाउ खाली डेफिनेशन समझ लेते हैं। देन नेक्स्ट डेफिनेशन माय डियर फ्रेंड्स इज सेक्शन 2 क्लॉज जी, void। सेक्शन 2
क्लॉज जी, वॉइड। वॉइड यानी नल एंड वॉइड, यानी पहला पढ़ लेते हैं एन अग्रीमेंट। एन अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एन अग्रीमेंट which is not enforceable by law is said to be void। कोई भी अग्रीमेंट जो कानूनी तौर पे लागू नहीं किया जा सकता, कोई भी अग्रीमेंट जो कानूनी तौर पे वैलिड है ही नहीं, जो लागू किया ही नहीं जा सकता, वही अग्रीमेंट माय डियर फ्रेंड्स कहा जाता है वॉइड। वॉइड यानी उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसे वॉइड अग्रीमेंट कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसे क्या कहते हैं? वॉइड अग्रीमेंट। क्या कहते हैं? वॉइड अग्रीमेंट। अभी सेक्शन 2 क्लॉज 8 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। क्या बात है, क्या बात है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। एन अग्रीमेंट, सबसे इजी डेफिनेशन है ये, स्टार मार्क कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या ये डेफिनेशन हमें याद करने हैं? क्या ये डेफिनेशन हमें बाय हार्ट करने हैं? बिल्कुल यस, यस माय डियर फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन आपको याद करने हैं। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेंगे, बिग क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, जो ही आने वाले हैं, उसके पहले टॉपिक जो आप कंटेंट लिखने का स्टार्ट करोगे, मेन आंसर लिखने का स्टार्ट करोगे, उससे पहले आपको डेफिनेशन कोट करना है, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। डेफिनेशन कोट करना है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डेफिनेशन याद करना ही है। डेफिनेशन नंबर यानी सेक्शन नंबर 2 को करिए स्टार मार्क और हमें याद करना है। कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 8। कॉन्ट्रैक्ट यानी एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी अग्रीमेंट, शुरू से शुरू करते हैं। एक ऑफर था, एक्सेप्ट हुआ, ऑफर एक्सेप्ट हुआ, वो बना प्रपोजल, प्रपोजल में आया कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में आया अग्रीमेंट, प्रपोजल प्लस कंसिडरेशन बन गया अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, जो कानून के नजर में सही है, जो कानूनी तौर पे लागू कर सकते हैं, इसी को तो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वापस एक बार पढ़ते हैं, एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट माय डियर फ्रेंड्स। एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट माय डियर फ्रेंड्स। अभी पढ़ते हैं और एक, ये नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज thereto, but not at the option of other or others is voidable contract, is voidable contract। अपने एग्जाम्पल में देखने जाए तो जो उदय भाई ने प्रॉमिस किया मजनू भाई को कार बेचने का, उदय भाई ने प्रॉमिस किया मजनू भाई को कार बेचने का, मजनू भाई ने प्रॉमिस किया उदय भाई को पैसे देने के लिए। क्या प्रॉमिस किया? पैसे देने के लिए। लेकिन हो सकता है ना उदय भाई की जो कार थी वो जल गई, उदय भाई की जो कार थी वो जल गई। पॉसिबल है ही नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है ही नहीं। यानी एक पार्टी के हाथ में जो था डिसीजन लेना, जो वो कर ही नहीं पाया, वो कर ही नहीं सकता है, तो इसे बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। यानी ये अब कार है ही नहीं, कार है ही नहीं तो मैं इसको बेचूं क्या? कार है ही नहीं तो मैं इसे बेचूं क्या? हो सकता है ना मजनू भाई ने जो कार खरीदने का वादा किया था 10 लाख रुपए में, मजनू भाई ने जो वादा किया था कार खरीदने के लिए 10 लाख रुपए में, बच्चों उसके पास तो पैसा है ही नहीं, उसके पास तो पैसा है ही नहीं, वो पैसा कहाँ से लाएगा? तो दिस बिकम्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी दोनों में से कोई भी एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कोई सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो जाता है तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बच्चों वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने जाए तो सेक्शन 2 क्लॉज जे में, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ, अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। हो सकता है ना उदय भाई की जो गाड़ी मजनू भाई खरीदने वाला है, हो सकता है ना उदय भाई की जो गाड़ी मजनू भाई खरीदने वाले थे वो उदय भाई की गाड़ी तो थी ही नहीं,
वो तो चोरी की हुई गाड़ी थी, हो सकता है ना, वो तो चोरी की हुई गाड़ी होगी ना, चोरी की गई थी वो गाड़ी। उदय भाई की खुद की वो कार नहीं थी। जब उसकी खुद की कार नहीं थी, वो इलीगल था ही नहीं, जब ये कार ही इलीगल नहीं थी, तो दैट बिकम्स सीजेस टू एनफोर्सेबल बाय लॉ। इट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड इट बिकम्स वॉइड। कब वॉइड बन जाता है? जब इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, जब पता चला कि गाड़ी उसकी थी नहीं, ये बन जाता है वॉइड अग्रीमेंट माय डियर फ्रेंड्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस कंक्लूड आवर लेक्चर। हमारे लेक्चर समाप्त यहीं पे होता है। हमें आशा है कि आपको हमारे लेक्चर पसंद आए हो। कुछ भी डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।